रायपुर गांव में संकेत अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। वो दोनों लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे और पेट भरते थे। संकेत और दिव्या ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। तब से वो दोनों रायपुर में आकर ही रहने लगे थे। एक दिन संकेत को उसके दादी जी शंकर का फोन आता है और वो उन दोनों को अपने घर मधुपुर बुला लेते हैं। दिव्या और संकेत बहुत ही खुश थे कि उन्हें अपने घर बुलाया गया है। वो दोनों खुशी खुशी मधुपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शंकर संकेत से कहते हैं, बेटा संकेत, कैसे हो तुम और दिव्या ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तुम दोनों का रिश्ता अस्वीकार कर अच्छा नहीं किया बेटा, लेकिन अब बीती बातें भूल जाओ और बताओ तुम लोग अच्छे तो हो ना? दादाजी क्या बताऊं, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं और दिव्या तो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर नहीं खा पाते। अरे बेटा, ऐसे मायूस मत हो। अब से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहो। हमारी इतनी अच्छी खासी जमीन है, उसी में मेहनत करो। क्या सच में दादाजी आपने हम दोनों को माफ कर दिया है? बेटी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को तुरंत यहाँ बुला लिया। मुझे विश्वास था तुम दोनों जरूर वापस आओगे। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं सोच रहा था हमारे सीताफल के जो बगीचे हैं उसमें हर साल सीताफल की बहुत सारी उपज होती है, लेकिन अब मुझसे उसकी देखभाल नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर अब हमारी सीताफल के बगीचे की देखभाल करो। जी दादाजी, हम दोनों सीताफल के बगीचे की अच्छे से देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर बगीचे की खूब देखभाल करते और कुछ ही दिनों में सीताफल पककर तैयार हो जाती है। संकेत बॉक्स में सीताफल भरकर शहर ले जाता है और वहीं पर बेचने लगता है। सीताफल बेचकर संकेत अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। संकेत अब अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर गया। 6 महीने बाद सब लोग संकेत की ही सीताफल लेना पसंद करते थे। लोग दूर दूर से सीताफल लेने के लिए संकेत के घर आने लगे थे। साथ ही साथ संकेत के कारण गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया था। ये सब देखकर गांव के एक व्यापारी सुंदर को संकेत से जलन होने लगती है, क्योंकि जब से संकेत घर छोड़कर गया था तब से दादाजी के बगीचे की सीताफल सुंदर बेचता था और कभी कभी तो दादाजी को पूरे पैसे भी नहीं देता था। संकेत को वापस देख और उसकी सीताफल को देख सुंदर मन ही मन जलने लगा। अरे यार, इस संकेत की वजह से मेरा सब प्रॉफिट इस साल ही चला जाएगा और ना ही शंकर दादाजी के बगीचे की सीताफल को बेचने का मौका मिला। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर सुंदर रात के समय अपने 2 दोस्तों को लेकर संकेत की सीताफल के बगीचे में आता है और सारे सीताफल के पौधों के ऊपर जहरीली दवाई डाल देता है और वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन सुबह संकेत और दिव्या अपने बगीचे में आते हैं तो देखते हैं कि सीताफल के सारे पौधे मुरझाकर मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ है? कल शाम तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये सब खराब हो गए? संकेत और दिव्या बहुत अफसोस करते हैं। घर आने के बाद संकेत और दिव्या सारी बातें दादाजी को बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे साथ चलो। दादाजी, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब पौधे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मुझे देखना है। दादाजी को लेकर संकेत और दिव्या बगीचे में जाते हैं। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब सीताफल के पौधे खत्म हो चुके हैं। इस पर जरूर किसी ने जहरीले औषधियाँ छिड़क दिया है। तभी संकेत की नजर एक छोटे से सीताफल के पौधे पर पड़ जाती है। वो पौधा बिल्कुल हरा भरा दिख रहा था। उसे देख संकेत बोलता है, दादाजी यहाँ आइए, ये पौधा तो अभी भी बिल्कुल ठीक है और उसमें छोटी छोटी सीताफल भी लगे हैं। संकेत बेटे, तुम एक काम करो, इस पौधे के साथ साथ मेरे पौधे को भी पानी डालकर देखो, शायद कुछ बात बन जाए। सीताफल के पौधों को पानी डालकर तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह दिव्या और संकेत बगीचे को देखने के लिए आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सारे पौधे फिर से हरे भरे हो चुके थे। ये देख संकेत कहता है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। परसों मैंने एक छोटा सा सीताफल का पौधा लगाया था,
जो बिल्कुल हरा भरा था। कहीं वो कोई जादुई पौधा तो नहीं था? मुझे लगता है वो कोई जादुई पौधा होगा, तभी तो हमारे सारे पौधे हरे हो गए हैं और सीताफल भी लाल हो चुके हैं। तभी एक आवाज आने लगती है, संकेत, संकेत। संकेत और दिव्या इधर उधर देखने लगते हैं। कौन बोल रहा है? मैं वही सीताफल का पौधा हूँ जो तुमने कल देखा था। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है और गांव के कई बेरोजगार लोगों को तुमने रोजगार दिलवाया है। तभी तो तुम्हारे सारे सीताफल के पौधे तुम्हें वापस मिल गए हैं। तुम जब जब सीताफल तोड़ोगे तो इन पौधों को वापस उतने ही सीताफल आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फिर से इस पर जहरीले औषधियाँ छिड़क देंगी तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब जो भी हमें नष्ट करने आएगा वो इस बगीचे के बाहर ही नहीं जा पाएगा, यही घूमता रह जाएगा। संकेत सीताफल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारी सीताफल बॉक्स में भरवाने का काम शुरू कर देता है और शहर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुंदर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। अब वो अगली रात फिर से अकेले बगीचे में आता है और फिर से पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयाँ डालने लगता है। दवाइयाँ डालकर सुंदर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। वो वही घूमते रह जाता है। जब संकेत अपने सारे सीताफल बेचकर दूसरे दिन सुबह घर लौट रहा था तो देखता है कि सुंदर उसके बगीचे में घूम घूम कर नीचे गिर गया है। तब संकेत को सारी बात समझ में आ जाती है। उसकी फसल बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंदर ही है। संकेत सुंदर के पास जाता है। तभी सुंदर को होश आ जाता है। संकेत, तुम्हारे बगीचे में ऐसा क्या है भाई? मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं ही था जिसने तुम्हारे बगीचे के सारे पौधों में जहरीली दवाइयाँ डाल दी थी। अब मैं कभी तुम्हारे बगीचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के बाद ही सुंदर बगीचे से बाहर निकल पाता है। दूसरी ओर संकेत खुश होकर जाता है और हंस हंस कर सारी बातें दादाजी और दिव्या को बताता है। उस दिन के बाद से सुंदर उनके बगीचे में कभी नहीं आया और संकेत, दिव्या दोनों मिलकर जादुई सीताफल की खूब देखभाल करने लग गए। श्यामपुर नामक गांव में दीपेश और उसकी पत्नी रिद्धिमा और पिता आलोक रहते थे। उन तीनों के ऊपर गरीबी की मार पहले से ही पड़ रही थी और एक महामारी से पिताजी ने खटिया पकड़ ली। दीपेश ने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवा का कोई असर नहीं दिखा। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो गए। रिद्धिमा, अब तो हमारे दोनों खेत गिरवी रखकर भी जो पैसे मिले थे वो भी समाप्त होने वाले हैं। सुनिए, मेरे गहने बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे पिताजी का इलाज कराएंगे। हमारे पिताजी के सामने खेती बाड़ी, गहने, धन संपत्ति का बड़ा महत्व नहीं। पिताजी के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हे भगवान, पिताजी को ठीक कर दो। इतना कहते ही दीपेश को चक्कर आ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। रिद्धिमा उसे उठाने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उठिए, क्या हो गया आपको? एक तरफ पिता बीमार और दूसरी तरफ पति का ये हाल। दीपेश और पिता दोनों का इलाज चलने लगा। अकेली रिद्धिमा पति और पिताजी की बीमारी से परेशान होती रही। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब पति और पिताजी का इलाज कैसे कराएं। रिद्धिमा जी, देखिए, आपके पति और पिताजी दोनों की हालत बहुत खराब है। इनकी स्थिति नाजुक होती जा रही है। आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। रिद्धिमा ने अपने सारे गहने बेच दिए और पति और पिताजी को लेकर बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो रिद्धिमा बहुत हताश हो गई। वे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर रोने लगी। बिना कुछ सोचे समझे अकेले पागलों की तरह चली जा रही थी। रास्ते में रिद्धिमा को एक कुटिया दिखाई पड़ी। उसमें से एक नेत्रहीन साधु महात्मा बाहर आए। बिटिया, मुझे पास के मंदिर तक छोड़ दो। ठीक है महाराज, चलिए मेरे साथ। रिद्धिमा की आंखों से बहने वाले आंसू साधु महात्मा के चरणों पर गिर पड़े। क्या तुम किसी बड़े दुख से ग्रसित हो? मुझे बताओ, क्या तकलीफ है? महाराज, आपको कैसे ज्ञात हुआ? बिटिया, तुम्हारी आवाज में पहले से ही दर्द झलक रहा था और इसके बाद तुम्हारे आंसू
मेरे पैरों पर गिरे थे। तब मैं समझ गया था कि कोई बड़े दुख ने तुम्हें परेशान कर दिया है। महाराज, मेरे पति और पिता दोनों गंभीर बीमार से जूझ रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। साधु महाराज ने अपने झोले से एक फल निकाला और रिद्धिमा को दे दिया। ये जादुई एवोकाडो है बेटा, इसे ले जाओ, अपने पति और पिताजी को खिला देना। ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो जाएंगे। रिद्धिमा साधु महाराज को मंदिर पहुंचाया और जादुई एवोकाडो लेकर अपने पति और पिता के पास अस्पताल पहुंच गई। उसने अपने पति को फल खिलाया और जब पिता को खिलाने गई तो डॉक्टर ने रोक लिया। देखिए, आप मरीज को कुछ नहीं खिलाएंगे, उनकी हालत बहुत गंभीर है। हम ग्लूकोज के साथ अन्य दवाई दे रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की बाहरी चीज नहीं खिलानी है। ये फल मुझे दे दीजिए। डॉक्टर ने जादुई एवोकाडो लेकर कचरा पेटी में डाल दिया। अचानक डॉक्टर को चक्कर आने लगा और वो गिरकर वहीं बेहोश हो गया। अब उसे इलाज की जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ रिद्धिमा का पति दीपेश भला चंगा हो गया, लेकिन पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। रिद्धिमा ने सारी हकीकत दीपेश को बता दी। रिद्धिमा, मुझे साधु महाराज के पास ले चलो। चलो जल्दी करो, मुझे वो फल अपने पिताजी को खिलाना है। रिद्धिमा अपने पति के साथ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंच गई। कुटिया से एक दूसरे साधु महात्मा के शिष्य बाहर आए। साधु महाराज अंदर हैं? महाराज तो अंदर नहीं है। कहाँ चले गए वो तो हिमालय चले गए। 6 महीने के बाद ही वापस आएंगे। रिद्धिमा और दीपेश ये सुनकर अवाक रह गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हम तो बड़ी आशा के साथ आए थे, लेकिन अब भगवान जाने क्या होगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है, साफ साफ कहिए। साधु महाराज ने एक जादुई एवोकाडो दिया था। मैंने उस जादुई एवोकाडो इनको खिलाया तो इनकी गंभीर बीमार भाग गई। पिताजी को खिलाने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया और उसे फेंक दिया। पिताजी अब भी गंभीर रूप से बीमार है। हम साधु महाराज से दूसरी जादुई एवोकाडो लेने की इच्छा से आए हैं। आप लोग आधे घंटे देर से आए, वरना मुलाकात हो जाती। अफसोस है। हे भगवान, अब क्या होगा। रिद्धिमा और दीपेश दोनों निराशा के सागर में डूब गए। अब दोनों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों सर लटकाए वहां से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। वे लोग चलते चलते हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे कि उनके सामने साधु महाराज खड़े दिखे। वो देखो, साधु महाराज सामने खड़े हैं। रिद्धिमा दौड़कर साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। उसने सारा हाल कह सुनाया। साधु महाराज ने झोले में हाथ डाला और फिर एक जादुई एवोकाडो निकला। ये लो, अपने पिताजी और उस डॉक्टर को भी खिला देना। दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अस्पताल के अंदर पहुंच गए। जादुई एवोकाडो का एक एक टुकड़ा पिता और डॉक्टर को खिला दिया। दोनों ही जादुई एवोकाडो के जादुई प्रभाव से तुरंत स्वस्थ हो गए। डॉक्टर ने दीपेश और रिद्धिमा को प्रणाम किया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। दीपेश और रिद्धिमा अपने पिताजी को स्वस्थ पाकर धन्य हो गए। उन्होंने जादुई एवोकाडो के बीज को अपने घर के पास लगा दिया और आगे चलकर वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और जादुई एवोकाडो देने लगा। उन जादुई एवोकाडो से वो दोनों लोगों की मदद करने लग गए। मीरापुर गांव में रहने वाला मोहन बहुत ही शरारती, जिद्दी और कामचोर लड़का था। उसके पिताजी गांव के बाजार में जलेबी की दुकान लगाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। मोहन अपने पिताजी की कोई मदद नहीं करता और हमेशा आवारा लड़कों की तरह गांव में घूमता रहता। अरे नालायक, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। जब देखो आवारा घूमता रहता है। बेटा, जब तक मेरी उम्र हो चली है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, तो कुछ काम काज करना शुरू कर दे, नहीं तो मेरे बाद तेरा क्या होगा भगवान जाने। क्या पिताजी, जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। अभी तो मेरा आराम करने का समय है, जब समय आएगा काम काज भी कर लूंगा। तुझे कितनी बार कहा है मेरे काम में सहयोग किया कर, जिससे तू भी कुछ सीख जाएगा, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे ये जलेबी वलेबी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा। ना जाने कब अकल आएगी इसे, कब समझेगा ये। एक दिन मोहन के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मोहन पर आ जाती है।
बेटा, जब तक तेरे पिताजी थे, हम सबका पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। अब तुम्हें ही कुछ काम धंधा करना होगा। माँ, पिताजी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मोहन काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता, क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता था, तो किसी ने भी उसे अपने पास काम पर नहीं रखा। दर दर भटकता मोहन गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने पिताजी की कही बातें याद कर रोने लगता है। पिताजी, आप कितना सही कहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप हमेशा मुझे कुछ काम करने और जिंदगी में कुछ करने की सीख देते थे, लेकिन मैं आपके बातों को मजाक में टाल देता था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और आपसे जलेबियां बनाना सीख ली होती, तो आज मुझे यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। मोहन रोते रोते खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अब क्यों रो रहे हो? जब तक पिताजी थे तब तक तो तुमने उनकी एक ना सुनी, और आज पछतावा हो रहा है तुम्हें। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपनी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उनके पालन पोषण के बारे में सोचो। वही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ बाबा, कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। बूढ़ा आदमी मोहन को एक जलेबी का बड़ा सा टुकड़ा देता है। ये लो, ये जलेबी लो और जाकर अपने पिताजी की दुकान में बनाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये जलेबी जो मैंने तुम्हें दी है, इसे वहाँ रख देना जिसमें तुम्हारे पिताजी जलेबी बनाते थे। उसके बाद वो कढ़ाई जलेबियों से भर जाएगी और तुम उसे बेचकर पैसा कमा सकते हो और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर सकते हो। मोहन जलेबी लेकर अपने पिताजी की दुकान पर जाता है और बूढ़े बाबा को उनके कहे अनुसार जलेबी को कढ़ाई में रख देता है, और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि कढ़ाई जलेबियों से भर गई है। उन जलेबियों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग मोहन की दुकान की तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मेरे लिए एक पाव जलेबी दे देना। मेरे लिए भी एक पाव। अरे मोहन, मेरे लिए आधा किलो जलेबी तोल देना। मोहन सबके लिए जलेबियां तोलता है और जल्दी ही उनकी सारी जलेबी बिक जाती है। मोहन को जलेबियां बेचकर अच्छी कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर जाता है। माँ, देखो, यदि आज पिताजी होते तो कितना खुश होते। मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुझे काम मिल गया और तू अपने परिवार को अच्छे से संभालने लायक हो गया। नहीं माँ, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, बल्कि ये सब तो उस बूढ़े बाबा की जादुई जलेबी का असर है। बूढ़े बाबा, जादुई जलेबी, ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? मोहन अपनी माँ को बूढ़े बाबा से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। मोहन की माँ उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। अब मोहन प्रतिदिन अपने पिताजी की दुकान पर जाता और उस जादुई जलेबी की मदद से ढेरों जलेबियां बनाता, जो मिनटों में बिक जाती। एक दिन मोहन की दुकान पर एक भिखारी आता है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। मोहन अपनी दुकान से 2 जलेबियां उस भिखारी को दे देता है। भिखारी मोहन की दुकान के अंदर बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। असल में वो भिखारी दूसरे गांव में रहने वाला चंदू हलवाई था, जो मोहन की जलेबियों की तारीफ सुनकर भेस बदलकर उसकी जलेबियों की विधि चुराने आया था। ये जलेबियां तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे छुपकर उसकी जलेबियों की विधि को देखना होगा, ताकि अपने गांव जाकर मैं भी इसी तरह पैसे कमा सकूं।
चंदू मोहन की नजर बचाकर दुकान के अंदर छुप जाता है। मोहन अपनी जादुई जलेबी निकालता है और उसे कढ़ाई में डालता है और देखते ही देखते कढ़ाई जलेबियों से भर जाती है। चंदू ये सब छुपकर देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई जलेबी का कमाल है। मुझे ये जादुई जलेबी चुरानी होगी। रात को जब मोहन जलेबियां बेचकर दुकान बंद करके घर चला जाता है तो चंदू चुपचाप वहां आता है और वो जादुई जलेबी ढूंढने लगता है। वो जादुई जलेबी को दुकान के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन उसे वो जलेबी कहीं नहीं मिलती। आखिर इस मोहन के बच्चे ने जलेबी कहाँ रखी है? कब से ढूंढ रहा हूँ। दिन में जब उसकी दुकान में देखा था तब तो वो यही पड़ी थी, लेकिन अब कहाँ चली गई? तभी उसे दुकान में एक आवाज आती है। वो जलेबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे कौन है? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उसके सामने वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं। चंदू उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ये मेरी दुकान है और वो जलेबी भी मेरी है। तुम्हारी दुकान? झूठ मत बोलो तुम। ये दुकान तो मोहन की है। तुम कौन हो? मैं मोहन का पिता हूँ। मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि वो मेरे साथ काम करे और कुछ सीखे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी मृत्यु के बाद जब उसे कोई काम धंधा नहीं मिला तो मुझे उसकी मदद के लिए आना ही पड़ा। क्या मृत्यु हो चुकी है? मतलब तुम एक भूत हो? भूत भूत भागो, बचाओ। चंदू वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। मोहन अपनी जादुई जलेबी के जादू से खूब जलेबियां बनाता और बेचता। जल्दी ही उसके और उसके परिवार के दिन बदल गए और उसका जीवन खुशियों से भर गया। मनीष की एक किताबों की दुकान थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदने की वजह से मनीष के पैरों में प्लास्टर लगाना पड़ गया था। प्लास्टर तो खुल गया, पर एक ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आएगा? कम से कम 30,000 तो लगेगा ही। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे कहाँ थे? अभी भी उसके पैरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसे बैसाखी के सहारे चलना पड़ता था। धीरे धीरे पूरा साल बीत गया था। एक दिन उसकी पत्नी, अब हमारा खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? सब कुछ तो भस्म हो गया। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी उनकी बेटी प्रिया स्कूल से आई। माँ, आज मुझे नूडल्स के पकोड़े खाने हैं। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से दिन गुजार रहे हैं। तभी प्रिया रसोई में से नूडल्स के पैकेट्स लेकर आई। ये देखो ना, कितने सारे नूडल्स के पैकेट तो रखे हैं। ओह, ये कहाँ थे? उसी रसोई वाली अलमारी में माँ। सुमन तुरंत उसने नूडल्स को उबालकर उसके पकोड़े बनाए और मनीष को भी एक प्लेट लाकर दे दिया। तभी मनीष का दोस्त ललित आ गया। उसकी पास में ही चाय की दुकान थी। आओ ललित, पकोड़े खाओ। देखो, सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाए हैं। अरे वाह, नूडल्स के पकोड़े। हाँ, प्रिया का बड़ा मन था नूडल्स खाने का। ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी, आज थोड़ा अधिक पकोड़े बना लीजिए। शाम को अपनी दुकान पर भी रख दूंगा। आजकल बच्चे ये सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक है भाई साहब, पर नूडल्स तो खत्म हो गए हैं। भाभी, मैं नूडल्स अभी भिजवा देता हूँ। अगर ये बिक गए तो हम नूडल्स के पकोड़े भी बेचा करेंगे। चाय के साथ ये कुरकुरे पकोड़े बहुत मजेदार लगेंगे। ललित ने थोड़ी देर में ही ढेर सारे नूडल्स भिजवा दिए। ठीक है, अभी आधे घंटे में तुम आकर पकोड़े ले जाना। सुमन ने नूडल्स के पकोड़े बनाकर उस व्यक्ति को दे दिया। शाम को ललित भागते हुए उनके घर आया। अरे यार मनीष, नूडल्स के पकोड़े तो तुरंत ही खत्म हो गए। ये नूडल्स लेकर आया हूँ। क्या भाभी थोड़े और पकोड़े बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुमन, देखो ललित क्या कह रहा है। क्या हुआ? सुमन को ललित ने सारी बात बताई। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैं अभी बना देती हूँ। सुमन ने तुरंत पकोड़े बनाकर ललित को पकड़ा दिए। रात को 9 बजे ललित बड़ी खुशी खुशी मनीष को 2,000 रुपए देते हुए, मेरे भाई, मुझे रोज नूडल्स के पकोड़े मिल जाए तो मेरा भी धंधा थोड़ा चल निकलेगा
और तेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। सुमन और मनीष को ललित का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। 2000 रुपए देखकर तो सुमन का उत्साह और भी बढ़ गया। घर की जैसी हालत थी, उसमें 2000 की रोज की आमदनी बहुत मायने रखती थी। इलाज कराने में सारी बचत खत्म हो गई थी। मैं पकोड़े बनाकर 4 बजे ही तैयार कर दूंगी, बस आप किसी को भेज देना। ठीक है भाभी, आप बुरा ना मानो तो ये कुछ एडवांस पैसे रख लीजिए, धीरे धीरे चुका दीजिएगा। ठीक है, शाम को आप किसी को भेज दीजिएगा। सुमन ने घर का सारा काम खत्म किया। इन दिनों मनीष का भी काम काफी बढ़ गया था। जब अचानक इंसान का शरीर मजबूर हो जाए तो अनायास ही क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इतने दिनों से घर पर बैठे बैठे वो काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। तुम खाना खा लो तो मैं पकोड़े की तैयारी करूं। रोज हमारी इसी तरह आमदनी होती रही तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ जाएगा। मैं ठीक होता तो तुम आराम से घर में आराम करती ना। ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर इतने दिनों तक तो तुम्हारी कमाई से ही घर का खर्चा चलता रहा ना। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं ऐश करूंगी। सुमन ने फटाफट खाने का काम समेटा और तुरंत बाजार से नूडल्स के पैकेट्स और तेल लेकर आई। आते ही पकोड़े की तैयारी शुरू कर दी। 4 बजे ललित की दुकान से लड़का आया और पकोड़े ले गया। आधे घंटे बाद ही ललित आ गया। अरे भाई मनीष, कमाल हो गया लगता है। सब घर से पेट धोकर आ रहे हैं। सारे पकोड़े तो खत्म हो गए। भाभी, कुछ पकोड़े और बना देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ, आप बैठ जाइए थोड़ी देर। ललित को पकोड़े देकर जब वो मनीष के पास बैठी तो सुमन, मैं सोच रहा हूँ जब नूडल्स के पकोड़े लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना हम खुद ही इन पकोड़ों की दुकान खोल लें। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर तुम्हारे दोस्त को बुरा नहीं लगेगा? बुरा तो लगता है, पर हमें अपना पेट भरना है तो हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। हमारे पास तो जीविकापार्जन का कोई साधन भी नहीं है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तुम देख लो, मैं तो बना दूंगी, बल्कि पकोड़े के साथ चटनी भी बना दूंगी। जब तक मेरे पैर ठीक नहीं होते हैं मैं यहीं घर के बाहर एक तख्त पर बैठकर सब बेच डालूंगा। रात में जब ललित आया तो बड़ा खुश था। उसने मनीष को पैसे थमा दिए। यार, भाभी के हाथों में तो जादू है। ग्राहक उंगलियां चाट चाट कर पकोड़े साफ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तू खुद ही अपनी एक दुकान खोल ले। मुझसे जो मदद हो सकती है मैं करने को तैयार हूँ। ललित, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे पास अपना घर चलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तुम हमारे जीवन में देवदूत बनकर आ गए मेरे भाई। चल चल, ज्यादा जज्बाती मत हो। जब तेरी स्थिति सुधर जाएगी तो पैसे लौटा देना, बस। ललित के जाने के बाद उन दोनों ने दूसरे दिन पकोड़े बनाने के लिए सारा इंतजाम कर लिया और सुबह ही एक तख्त पर रखकर उस पर नूडल्स के पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। नूडल्स के पकोड़े 1 महीने में इतने फेमस हो गया कि उन्हें अपनी दुकान पर आदमी रखना पड़ा। सुमन, क्यों ना हम एक बड़ी दुकान खरीद लें? हम इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। खरीदना है तो घर खरीदेंगे। ये घर ही पूरा दुकान में बदलवा देंगे। एक बार बड़ी मुश्किल से ग्राहक बने हैं, कहीं दूसरी जगह जाने पर ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात तो सही है। धीरे धीरे उनका धंधा चल निकला। उन्होंने पास में ही एक घर खरीदा और घर वाली जमीन में ही दुकान बढ़वा लिया। 1 साल हो गए थे। एक दिन, सुनो, कल चलकर डॉक्टर से मिलते हैं। कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? ऑपरेशन करवा लो, अब तो पैसे भी हैं अपने पास। लेकिन 1 हफ्ते तक दुकान किसके सहारे छोड़ेंगे? प्रिया के सहारे छोड़ेंगे। वो छोटी थोड़ी रह गई है। 1 हफ्ते बाद ही मनीष का ऑपरेशन हुआ। प्रिया ने अपनी निगरानी में नूडल्स के पकोड़े बेचे। जिस दिन मनीष को हॉस्पिटल से आना था, प्रिया खूब सारे नूडल्स के पकोड़े लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने डॉक्टर्स को भी पकोड़े खिलाए। डॉक्टर को तो नूडल्स के पकोड़े इतने पसंद आए कि भाई मनीष, तुम जाओ, मगर मेरे लिए ये पकोड़े बीच बीच में भेजते रहना। 3 महीने बाद मनीष अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया कि हेलो मनीष, आज शाम मेरे घर में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं पकोड़े लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन शाम को मनीष पकोड़े लेकर गया।
सब नूडल्स के पकोड़े खाकर बड़े ही खुश थे। दूसरी सुबह डॉक्टर साहब का फोन आया। मनीष, आज से मेरे अस्पताल की कैंटीन में तुम्हारे नूडल्स के पकोड़े का एक काउंटर होना चाहिए। एडवांस कितना चाहिए बता दो। ओह डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा है, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उसी दिन मनीष ललित के पास जाकर, ललित, मुझे अस्पताल की कैंटीन का ठेका मिला है। मैं अकेला सारा काम नहीं संभाल सकता हूँ। मेरे धंधे में भागीदारी करना चाहते हो? नेकी और पूछ पूछ, मेरी चाय की दुकान संभालने के लिए तो लड़के हैं। दोनों ने मिलकर अस्पताल की कैंटीन में नूडल्स के पकोड़े का काउंटर खोल लिया। सुमन घर की दुकान संभालने लगी। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत पैसे हो गए। एक दिन, ये नूडल्स के पकोड़े की सफलता का पूरा श्रेय मेरी प्यारी प्रिया को जाना चाहिए। हाँ, और साथ में ललित को भी। हाँ, पर जिसने पकोड़े बनाए उसको सबसे ज्यादा जाना चाहिए। अब उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी।